ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो जरूर पढ़ा करिएगा। बना रहे दरकते पाकिस्तान पर भारत का दबाव। अभी हाल ही में आप लोगों ने जो देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, अब तो समझौता हो चुका है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही है। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे, किससे? पाकिस्तान से। जो बांग्लादेश आप लोग देख रहे हैं, ये भी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और भारत ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से भी लगती है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने केवल पहलगांव आतंकी हमले पर पाकिस्तान को करारा जवाब वरन भारत की सैन्य क्षमता का साहसिक प्रदर्शन भी है। और भारत ने सामरिक घात प्रतिघात रोकना अपनी शर्तों पर स्वीकार किया है, और जिसमें सिंधु जल संधि के स्थगन पर फैसला कायम रखना और आतंकी गतिविधियों को युद्ध की संज्ञा देना शामिल है। कई लोग चाहते थे कि भारत कुछ ऐसा करता जिससे समस्या का स्थायी समाधान होता, पर आखिर भारत ऐसा करता क्या? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था आतंकियों और उनके अड्डों को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करना और उन्हें पैसा देने वालों को दंडित करना। इस लक्ष्य की बड़ी हद तक बात तक पूर्ति हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने मोदी सिद्धांत का उद्भव हुआ है, और जो अब भारत की आंतरिक विरोधी नीति का स्थायी तथ्य है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद से बाज नहीं आता, पर मोदी सिद्धांत अपने सैन्य समाधान हेतु तैयार है। इसे पाकिस्तान को समझना होगा, क्योंकि उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदहाल है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हैं और संघ शासित क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, ये आप देखते हैं कि एवं पाकिस्तान के कब्जे और वाला जम्मू कश्मीर है। विभाजन के समय इसमें पूर्वी पाकिस्तान भी था, जो 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में अनेक विभाजनकारी कारक हैं। पाकिस्तानी लोकतंत्र में क्षेत्रीयता, जातीयता और भाषाई अस्मिता को समुचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला। पाकिस्तान में पंजाबी आप देखते हैं कि 42.15%, सिंधी 14.1%, पश्तून या फिर पठान पख्तून आप देखते हैं कि 17.42%, बलूच 3.57% और मुहाजिर भारत से गए मुस्लिम 7.57% हैं। ये जातीय अस्मिताएं अलग अलग प्रांतों में सिमटी हैं। और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और सिंध में मुहाजिर उर्दू पसंद करते हैं, और सिंधी को राजभाषा बनाने से पंजाबियों, सिंधुओं और पठानों से नाराज हैं। और बलूचिस्तान में बलूची और पश्तो बोली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पश्तो बोलते हैं। इस कारण सिंधी, बलूच और पख्तून केवल अपने ही लोगों को वोट देते हैं और जिसका अलग अलग दल लाभ उठाते हैं। वैसे तो सामाजिक विविधताएं बगिया के फूल की भांति होती हैं, लेकिन जब उन्हें राजनीतिक शक्ति संस्थान में स्थान नहीं मिलता तो वो विभाजनकारी हो जाती हैं। पाकिस्तान ने 1971 के विभाजन से कुछ सीखा नहीं है। बंगला भाषाई अस्मिता के कारण उसे पूर्वी पाकिस्तान खोना पड़ा। और आप देखें, आज वही स्थिति बलूचिस्तान में है, जिसके पास पाकिस्तान का 43.6% भूभाग है। उसके पास सोना, तांबा, कोयला, गैस आदि का विशाल भंडार भी है, पर उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य है। कई बलूच गुट दशकों से संघर्षरत हैं। बलूचिस्तान के लिए आवंटित पाकिस्तानी बजट का 70% हिस्सा वहाँ के कबायली बलूच सरदारों को देना पड़ता है, और केवल 30% ही प्रांतीय सरकार खर्च हेतु मिलता है इसे। और बलूच स्वतंत्रता की मार्ग पर हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को आमंत्रित किया है। विगत 75 वर्षों से पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचों पर अत्याचार कर रही है। बलूचों की तरह पख्तून भी पाकिस्तान से खाए बैठे हुए हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक संस्थाओं पर एक प्रांत, एक जातीयता और एक भाषा वाले लोगों का वर्चस्व है, जो दूसरा बड़ा विभाजनकारी तथ्य है। और वहाँ पंजाबी सबसे बड़ा समूह है। संख्या, शिक्षा और संपन्नता के कारण सेना राजनीति पर उसका अधिकार है। पाकिस्तानी आप देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी संसद, नेशनल असेंबली में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आदि के मुकाबले पंजाब के पास कहीं अधिक सीटें हैं। इसी कारण पूरे पाकिस्तान पर पंजाब हावी रहता है। बलूचों और अन्य की नीति निर्माण की भूमिका नगण्य है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार पाकिस्तान में इस्लाम ही राजकीय रिलीजन है, और लेकिन सिया और सुन्नी, बहरलवी, देवबंदी, खारजी समेत दर्जन अनेक फिरके मुसलमान समाज के विभाजनकारी सीमांकनों के संकेतक हैं। अहमदिया तो इस्लाम से खारिज ही है
और पाकिस्तान इन विभाजनकारी कारकों पर इस्लामिक विचारधारा का ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर इन वर्गों को सत्ता में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी न देने से पाकिस्तान इसमें सफल नहीं है। तीसरा विभाजनकारी कारक पाकिस्तान में संवैधानिक है और गैर संवैधानिक संस्थाओं की पारस्परिक अस्मिता, स्पर्धा और शक्ति संघर्ष भी है। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में मोदी की चुनावी विजय के कारणों पर व्याख्यान देने का अवसर मिला था। वहां लोगों से बातचीत में अनुभव हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तो कई पाकिस्तान है, जिसमें एक वहां की जनता का है जिसका परवाह सरकार, सेना, आईएसआई और मीडिया किसी को नहीं है। शासन प्रशासन के सैन्यकरण से जनता अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाती, इसलिए मीडिया में वहां की सही तस्वीर नहीं आ पाती। और विगत 75 वर्षों में पाकिस्तान के मदरसों और स्कूलों में भारत हिंदुओं के विरुद्ध इतना विषय भरा गया है कि कई पीढ़ियां उससे उबर ना पाएंगी। और वहां की आप देखते हैं कि मुल्ला मौलवी खुलेआम गजबा ए हिंद और जिहाद की बातें करते हैं। इसी के चलते अलकायदा, लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे ना जाने कितने आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री बना दिया, और जिससे सेना और आईएसआई का खुला संरक्षण प्राप्त है। ये आप देखिए, भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे में सेना के अफसरों को शामिल होने से साबित भी हुआ है। इस जनाजे में एक घोषित आतंकी भी था, जिसके पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय मौलाना बताने की नाकाम कोशिश की। और अब भारत का दूरगामी लक्ष्य न केवल सिंध, पंजाब, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के टेरर इकोसिस्टम को छिन्न भिन्न करना है, वरन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अन्याय, अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना भी होना चाहिए। और इससे अंदर ही अंदर एक दरक रहे पाकिस्तान पर और दबाव बनेगा। पंजाब देखिए, जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है, वहां भी पंजाब नाम रखा गया। लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं क्या नाम है बताइए, इनका नाम है डॉक्टर AK वर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। ये पाकिस्तान से निपटने का नया मंत्र, पाकिस्तान पर प्रभावी सैन्य कार्रवाई से सामरिक साझेदारी, देशों को भारत की क्षमताओं पर विश्वास और बढ़ेगा। देखिए, वही सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना कि भैया आप इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे तो आप लोगों को जरूर एक सामान्य जानकारी हर दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। बाकी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और क्योंकि वही आर्टिकल बार बार दोहराते जाएंगे। अभी दुष्टता का प्रतीकार, सठे साठन समाचरित नीति शास्त्र का यह चिर प्रसिद्ध सूत्र सिखाता है कि धूर्त की भाषा में ही धूर्त से संवाद करो। कपट करना जिसकी मूल प्रवृत्ति हो, उसे सज्जनता का पाठ पढ़ाना यानी मैं चांद की आकृति को पकड़ने जैसा है। सत्य और सरलता की मर्यादा तभी तक है जब वह दोनों पक्षों की ओर से व्यवहारित हो, और जब कोई बार बार छले भल मान साहत को निर्बलता समझे तब उसकी ही शैली में जवाब देना आवश्यक है। और एक राष्ट्र अपनी सीमाओं पर शांति का झंडा लहराए लेकिन पड़ोसी धोखे की तलवार भांजे तब क्या। ऐसी परिस्थिति में नीति यही कहती है कि कूटनीति की बिसात बिछाना, छल का जवाब छल बल से देना अनुचित नहीं है। महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया का दाव छल नहीं रणनीति का हिस्सा था। यह सूत्र कभी छल को प्रारंभ करने का समर्थन नहीं करता है। यह कहता है कि जब कोई दुष्टता की राह चुने तब प्रतिरोध में उसी की शैली में उत्तर देना न्याय की रक्षा है। यह नैतिकता की ढाल है। यह नीति केवल प्रत्युत्तर के रूप में छल, बल और दमन की बात करती है। स्मरण रहे प्रतिरोध में, न कि प्रवृत्ति में। यह इसकी नैतिक गरिमा भी है। संप्रीति, सामाजिक, राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत संबंधों में भी यह सूत्र प्रासंगिक है। सज्जनता की भी एक सीमा होती है। बार बार धोखा खाकर भी मौन रहे तो वह सज्जनता नहीं, आत्मवंचना बन जाती है। सठे साठन समाचरित कोई नैतिक पतन नहीं, विवेकपूर्ण रक्षा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि सज्जन भी कुपित हो गए तो विश्व बदले की अग्नि में सुलझेगा। इस तरह का प्रतिकार यही हो सकता है कि यदि हम अन्याय, छल, कपट के समक्ष भी मौन रहे तो न्याय का सूरज कभी नहीं उगेगा। जरूरत है कि सज्जनता में सजगता की। यह सूत्र हमें सिखाता है कि सज्जनता निर्बलता नहीं सकती है, बशर्ते वह विवेकपूर्ण कूटनीति को अपनाए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम। ये आप देखेंगे, बौखलाया चाइना, ये हमारा पड़ोसी है चाइना। ये चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तो भारत के साथ सैन्य टकराव में अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की बुरी तरह मात खाने से चीन किस तरह बौखलाया, इसका पता इससे चलता है कि उसने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के चीनी नाम दे दिए, और इसमें आवासीय ये आप देखते हैं कि आवासीय क्षेत्र के साथ पहाड़ी नदियां भी हैं। यह ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश को पहले ही चाइना क्या चीनी नाम दे चुका है। और आपको बता दें, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। क्या हास्यस्पद तो नहीं है कि पहले तो उसने अरुणाचल प्रदेश को चीनी नाम दिया, फिर उसके अलग अलग क्षेत्रों का नया नामकरण करने में लगा हुआ है। साफ है कि वह
खींच मिटाने के लिए अपनी बचकानी हरकतों से भारत को उकसाना चाहता है। वह ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। शायद उसने यही मुगलता पाल लिया है कि अरुणाचल प्रदेश के एक साथ 27 स्थानों को चीनी नाम देने से भारत में दबाव आ जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उल्टे भारत को इस नतीजे पर पहुंचने की में और आसानी होगी कि वह उतना ही धोखेबाज है जितना पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तपिश से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। द्वयम दर्जे के चीनी हथियार पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए और आप देखें वह इतना असहाय हो गया कि उसे अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी। क्या करनी पड़ी? गुहार लगानी पड़ी, आप देखेंगे। और उसके बाद ही बच पाया है। चीन इसलिए और अधिक बौखलाया क्योंकि भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल आदि की इस कदर पोल खोल कर रख दी कि अब उसके लिए दुनिया के निर्धन देशों को अपने हथियार बेचना कठिन होगा। पाकिस्तान ने जिस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसे भारत ने नाकाम कर दिया। इसके नतीजे में इस मिसाइल का निर्माण करने वाली चीनी कंपनी के शेयर लुढ़क गए। चूंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ ही चीन पर भी तगड़ी चोट की है, इसलिए उसे सूझ नहीं रहा है कि वह अपनी झेप कैसे मिटाए। यह ठीक है कि भारत ने चीनी हरकत पर यह जवाब दिया, इससे सच्चाई बदलने वाली नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ और भी करना होगा। बतौर उदाहरण दक्षिण चीन सागर को दक्षिण पूर्व एशिया सागर कहना होगा। भारत को वन चाइना के साथ अपने तिब्बत नीति पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। इसके भी जरूरी बात यह है कि चीनी वस्तुओं पर निर्भरता घटानी होगी। यह अफसोस की बात है कि मेक इन इंडिया अभियान और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के बाद भी चीनी आयात में कमी नहीं लाई जा पा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर सरकार के साथ हमारे उद्योग जगत को भी गंभीरता से सोचना होगा। इसलिए और भी क्योंकि विश्व के अनेक देश कोविड महामारी के बाद से चीन +1 नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके तहत वे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखिए इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसकी सीमा कितने देशों से लगती है? भूटान, चाइना, म्यांमार, 3 देशों से। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ आप देखते हैं कि पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। और देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये चाइना, आपको यहाँ दक्षिण चीन सागर आपको देखने को मिल जाएगी। ये बंगाल की खाड़ी है, देख रहे हैं। प्रकृति को स्वीकार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पनकी पावर प्लांट के एक अभियंता की हाल ही में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के दौरान मौत हो गई। इस मामले को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो शारीरिक रूप से आकर्षक दिखने के लिए बेवजह की सर्जरी दवाओं का सहारा लेते हैं और ऐसे चिकित्सकों की शरण में पहुंच जाते हैं जिसमें विशेषज्ञता का अभाव होता है। उम्र के साथ बालों का झड़ना एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में लोग हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेने लगे हैं। यह प्रक्रिया लोगों को गंजेपन से छुटकारा तो दिलाती है, लेकिन गंभीर जटिलताओं या संक्रमण के कारण लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। पूर्व में भी ऐसी कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जिस चिकित्सक के पास जा रहे हैं उसकी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता कितनी है। आजकल उत्तर प्रदेश समेत देश भर में आप देखिए जगह जगह हेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट सेंटर खुल गए हैं जो सस्ते एवं आकर्षक पैकेज देकर लोगों को लुभाते हैं। बहुत से सेंटर तो नियमों के विपरीत खुले हुए हैं। राज्य सरकार को अभियान चलाकर ऐसे सेंटरों की जांच करानी चाहिए। मानव शरीर में संयम के साथ प्राकृतिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यदि ऐसा नहीं हो तो कई उसे ही अस्वाभाविक माना जाता है। ऐसे में इन परिवर्तनों को स्वीकार करने से मानसिक शांति तो मिलेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। परिवारों पर निर्भर समाज की गुणवत्ता। परिवार वह जड़ है जहां जीवन अपनी गहराइयों से अर्थ पाता है। यह केवल साथ रहने का नहीं, साथ जीने का नाम है, जहां भावनाएं पनपती हैं, मूल्य जन्म लेते हैं और आत्मा को आधार मिलता है। परंतु आज के डिजिटल दौर में ये जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। तरक्की की दौड़ ने जीवन की गति तो बढ़ा दी, परंतु रिश्तों की गहराई छीन ली है। परिवार एकल हो रहे हैं, बुजुर्ग उपेक्षित हैं, युवा आभासी दुनिया में खोए हैं। माता पिता जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि संवाद से बढ़कर सूचनाओं तक रह गए हैं और साथ रहते हुए भी हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, यह वह ऊर्जा है जो जीवन को संतुलन देती है। यह वह पहला विद्यालय है जहां हम भाषा नहीं भावनाओं से समझते हैं। जब यह विद्यालय ही खंडित हो जाए तो समाज में संवेदना और सहअस्तित्व कैसे बचेगा। एक सशक्त परिवार ही नैतिकता
सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ऐसे में हमें यह आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्या हम अपने परिवार को वह समय, प्रेम और सम्मान दे रहे हैं जिसका भी हकदार हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों की कहानियों को ये आप देखते हैं कि सुनते हैं, बच्चों के सपनों को समझते हैं और रिश्तों को स्नेह के धागे में से बुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यह सिखाता है कि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने का वादा है। और यह हमें याद दिलाता है कि रिश्तों को सींचने के लिए समय, संवाद और समर्पण की जरूरत होती है। सरकारों और सामाजिक संगठन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता दे सकते हैं, परंतु असली बदलाव तब आएगा जब हम इसकी शुरुआत अपने घर की चौखट से करें। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक प्रकार से इस दिशा में जागरूक होना है। और यह आप देखते हैं कि हमें सिखाता है कि परिवार वह अनमोल खजाना है जिसे समय, विश्वास और प्रेम से सहेजना होगा। और यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिवार को केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन प्राथमिकता दें। और इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय और स्नेह और समर्पण का उपहार देंगे। परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं, यही जीवन का सत्य है। और जब समाज परिवारों से बना तो समाज की गुणवत्ता भी परिवारों की गुणवत्ता पर निर्भर होगी। यह गुणवत्ता इस पर नहीं कि उनके पास कितनी सुख सुविधाएं, बल्कि इस पर भी उनमें कितनी संवेदनाएं बची हैं। समाधान बड़ा नहीं, सरल है सुनना, समझना और समय देना। बुजुर्गों के लिए आदर, बच्चों के लिए संवाद और सबके लिए थोड़ा सा धैर्य। यही छोटे प्रयास परिवार को फिर से ऊर्जा का स्रोत बना सकते हैं। आइए इस परिवार दिवस पर जड़ों से जुड़ें, क्योंकि जहाँ परिवार है वहीं आत्मा की जड़ें मजबूत, जीवनदायी, स्थायी हैं। देख रहे हो आप लोग, ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल देता हूँ, तो जाकर आप लोग डाउनलोड करके रख लिया करिएगा अपने पास। ये भारतीय वायु सैनिकों का साहसिक पराक्रम, अब मैं कह रहा हूँ ना, वही पाकिस्तान भारत के बीच जो हुआ है उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। चलिए, एक सामान्य जानकारी मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपसे रखिएगा। इस आर्टिकल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं बेझिझक। यह सही है कि ऑपरेशन सिंदूर की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी अगले कुछ माह में ही सामने आ सकती है, जो कि किसी भी टकराव का सामान्य हिस्सा है, लेकिन कुछ उपयोगी निष्कर्ष अभी से निकाले जा सकते हैं। पहला, भारतीय वायुसेना ने सक्षम दुश्मन के विरुद्ध प्रभावी आक्रामक व रक्षात्मक ऑपरेशंस अंजाम दिए, अपने रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए, और इस बात का भी ख्याल रखा कि टकराव गैर जरूरी तौर पर ना बढ़े। दूसरा, भविष्य के टकराव अलग किस्म के होंगे। इन हवाई हमलों से पाकिस्तान, चीन दोनों ही सबक सीखेंगे और अनुकूलन का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त नई क्षमताओं वायु शक्ति के चरित्र को तेजी से परिवर्तित कर रही है। गौरतलब है कि लियो डोहेट की हवाई युद्ध कहानी के दो फेनोमेनन आज भी स्थायी विषय हैं। दुश्मन के क्षेत्र में मिसाइल से गहराई तक वार करना और अपने ऊपर होने वाले ऐसे हमले को हवा में ही रोक देना। भारत की ओर से ये दोनों ही बातें देखने को मिली हैं। पाकिस्तान ने स्वीकारा कि सिंध में स्थित उसके रहीम यार खान एयरवेस को भारतीय मिसाइल ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जिससे उसका एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया और एक स्क्वाड्रन लीडर सहित उसकी वायुसेना के 5 जवान भी मारे गए। चूंकि यह एयरवेस इसी नाम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भीतर था, और आप देखते हैं कि इसलिए भारत ने हमला रात के ऐसे समय में किया जब किसी नागरिक के मारे जाने की आशंका सबसे कम थी, और इससे जाहिर होता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नागरिकों के प्रति कितनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। भारतीय अधिकारियों ने इस जिम्मेदारी का परिचय उस समय भी दिया जब संघर्ष विराम के बाद प्रोपेगेंडा युद्ध को गर्म करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐतिहासिक जीत की घोषणा की, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने अपने शब्दों को लेकर वही संयम व्यक्त किया जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विवेका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की सूचना देते हुए किया था। और संतुलित वक्तव्य, एक प्रमुख अर्थव्यवस्था उभरती हुई सैन्य शक्ति के रूप में भारत को जरूरत नहीं कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन बड़बोले शब्दों में करे। गौर कीजिए, 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने पाकिस्तान को पहुंचाए गए नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। हमारा काम टारगेट को हिट करना था, सौ ताबूतों को गिनना नहीं। ध्यानपूर्वक मूल्यांकन, विचारपूर्वक एक्शन और नपे तुले वक्तव्यों की नीति भारत के वैश्विक कद के अनुरूप है। 7 मई 2025 की सुबह भारत का जवाब संतुलित था। वह नपी तुली व योजना बढ़ाने वाली अनुपातिक व जिम्मेदारी भरी स्ट्राइक थी। आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए नागरिक व सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि युद्ध तो लक्ष्य था ही नहीं। इसके बावजूद नतीजे का मूल्यांकन करने का एक अन्य तरीका यह है कि नुकसान का हिसाब लगाया जाए। पाकिस्तान की गोलीबारी के कुछ भारतीय अवश्य बलिदान हुए हैं जिसका अफसोस है, लेकिन भारत को नुकसान बहुत कम हुआ है।
बेतों के विचार का त्याग। कुछ लोग निराश हैं भारत बढ़त की स्थिति में होते हुए ऑपरेशन रोकने के लिए सहमत हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर टकराव राष्ट्र निर्माण की बुनियादी लक्ष्य से भटका देता है। ऑपरेशन सिंदूर के सभी लक्ष्यों और उससे भी अधिक हासिल करने के बाद अलग अकलमंदी यही थी कि टकराव पर विराम लगा दिया जाए। टकराव बढ़ने से विकास की गति कम होती है और इससे भी बढ़कर बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी युद्ध की कीमत का आकलन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, हमें भी अपना बहुत रक्षा तक में खर्च करना पड़ रहा था, क्योंकि हमें जो मिसाइल हैं, जो हम S-400 इस तरह का उपयोग कर रहे थे, ये बहुत महंगी होती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से हर आतंकी गतिविधि को युद्ध का हिस्सा माना जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हर बार सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, लेकिन हम जिस भी प्रतिक्रिया का चयन करें उसका हमें अधिकार होगा। बहरहाल प्रत्येक सैन्य ऑपरेशन ताकत व कमजोरी का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। अब भारत भी यही करेगा। और अमेरिका की भूमिका, ये आप देखिए, भारत पाकिस्तान की भी टकराव को रुकवाने का पूरा श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि वह अपनी और अमेरिका की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और अब वह भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अभी 4 माह हुए हैं और उनकी विदेश नीति से हर कोई परिचित हो गया है और उनके लिए कोई अछूत नहीं है, किसी से भी डील की जा सकती। यूक्रेन रूस युद्ध में भी उनका यही नजरिया रहा। मास्को से सीधी डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। हूतियों पर बम बरसाने के बाद उनसे भी डील कर ली गई है। जाहिर है कि ट्रंप को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वह किससे डील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान को बराबर समझना चिंताजनक है, विशेषकर पाकिस्तान की आतंकी साठगांठ को देखते हुए। पाकिस्तान लंबे समय से वैश्विक आतंक का केंद्र रहा है, इससे अमेरिका को भी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, जबकि लोकतांत्रिक भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ट्रंप को यह समझना चाहिए। ये प्रतिकार का अधिकार सुनिश्चित करता भारत, ये आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास निरंतर होने वाले सैन्य टकराव या संघर्ष से भरा रहा है। वर्ष 1947, 65, 71 और 88 और सियाचिन संघर्ष एवं 1999 में कारगिल में हुए सैन्य टकराव के बाद इन सभी घटनाओं ने दोनों राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता और दुश्मनी के लिए खाका तैयार किया। इस बीच पिछले लगभग 3 दशक से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जम्मू कश्मीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऐसे पिछले माह पहलगांव में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की जाने के बाद भारत को निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया देने के लिए विवश किया और नई दिल्ली ने इस बार राफेल विमान, स्कल्प मिसाइल और हैमर गोला बारूद के माध्यम से 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त करके अपने तरीके से जवाब दिया। लेकिन इस बार भारतीय जनमानस बालाकोट प्लस ऑपरेशन चाहता था, ताकि सीमा पार से आने वाले आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए उसे वह लंबे समय तक याद रखे। पाकिस्तान की सेना द्वारा पुंछ, राजौरी, नगरोटा एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक आबादी को निशाना बनाए जाने की कायराना हरकतों का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 8 महत्वपूर्ण वायु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। कहा जा सकता है कि ऐसा करते हुए भारत ने पहलगांव में बलिदान हुए पर्यटकों का बदला लिया, अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा किया। हालांकि अमेरिका द्वारा प्रायोजित संघर्ष विराम से इस सैन्य कार्रवाई को बीच में रोक दिया, जबकि भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है कि अमेरिका या कोई तीसरा पक्ष भारत पाक संबंधों को एक ही तराजू में न तौले। विशेष रूप से मई 2014 के बाद से नई दिल्ली ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और इसे भारत का आंतरिक मामला माना और जिसे द्विपक्षीय रूप से भी सुलझाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए भी प्रारंभ किया गया था, लिहाजा संघर्ष विराम के कारण वह यह अधूरा रह गया। भारतीय सेना भले ही यह कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, परंतु संघर्ष विराम ने इस अभियान को बाधित कर दिया, जिसका उद्देश्य एक नीति विहीन और दिशाहीन शत्रु पर आप देखते हैं कि निर्णायक बढ़त प्राप्त करना था। और संघर्ष विराम को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है: संघर्षरत 2 राष्ट्रों के बीच शत्रुता और सैन्य कार्यवाही की अस्थायी समाप्ति के रूप में। लेकिन यह किसी स्थायी शांति प्रक्रिया का शुरुआत नहीं है, यह एक तरफ भी हो सकता है और द्विपक्षीय बहुपक्षीय भी, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। और जैसा कि अपेक्षित था, पाकिस्तान ने इस संघर्ष विराम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के रूप में किया। वैसे संघर्ष विराम की प्रभावशीलता के संदर्भ में 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि संघर्ष विराम समझौते के बावजूद यदि किसी पक्ष की राजनीतिक नेतृत्व की नीयत धोखेबाजी की ही हो,
तो वह समझौते का उल्लंघन कर सकता है। और जैसा कि पाकिस्तान ने किया, दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि यदि कोई पक्ष संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। और अब नई दिल्ली के वो पाकिस्तान को संघर्ष विराम के उल्लंघनकर्ता के रूप में चिन्हित करते हुए वैश्विक स्तर पर दंडात्मक नीति अपनानी होगी। और साथ ही संघर्ष विराम की शर्तों के उल्लंघन के पश्चात भारत प्रतिकार का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जिसे भारत ने अपनी निर्णायक सैन्य कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी किया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं, और आपको अपनी राय बताना भी चाहिए। ये नेताजी जो बयानबाजी देते रहते हैं, मैं कह रहा हूं ना, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत करिए। आप समझ रहे हैं, वो उनकी भाषा ही ऐसी है, क्या करें, वो सुधरने का नाम थोड़ी लेते हैं। अभियान के दूरगामी संदेश ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों ने विस्तृत कार्रवाई की। इस अभियान को मुख्य रूप से 3 चरणों में लागू किया गया। हर चरण को एक विशेष उद्देश्य समझ गया। चलिए, आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल देख चुके हैं, बहुत बातें कर चुके हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।